हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अविनाश आप सभी लोगों का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के निर्धारण से संबंधित जो क्लासिकल थियरी थी उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से चर्चा की थी। और हमने देखा था कि कैसे जो फ्री मार्केट इकोनॉमीज़ होती हैं उसमें मार्केट फोर्सेस के द्वारा किस तरीके से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हमेशा पाई जाती है। और इसके अलावा हमने बहुत सी बातें डिटेल में चर्चा की थी। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम राष्ट्रीय आय के निर्धारण या रोजगार के निर्धारण से संबंधित किन्सन थियरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ी सी एक घटना के बारे में जानते हैं। तो 1929 में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, जो खासतौर से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज़ थी, उन इकोनॉमीज़ में एक आर्थिक महामंदी आई थी जिसको कि ग्रेट डिप्रेशन कहा गया था। तो ग्रेट डिप्रेशन आने के कारण अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शन था वो गिर गया था, इनकम का लेवल था वो गिर गया था। और इसके अलावा जो बेरोजगारी की स्थिति थी वह स्थिति बहुत ही भयावह हो गई थी, अर्थात बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे। तो क्योंकि अब तक दुनिया का जो है विश्वास था वह क्लासिकल थियरी में था, इस तरीके से लोग मानकर चल रहे थे कि यह जो डिप्रेशन आया है वह डिप्रेशन ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। क्योंकि क्लासिकल कहते भी थे कि अर्थव्यवस्था में अगर कोई असंतुलन पैदा हो रहा है या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है तो जो बाज़ार की शक्तियां हैं वो बाज़ार की शक्तियां उसे स्वतः सही कर देंगी। इस तरीके से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, क्लासिकल कहते थे कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें सेल्फ करेक्शन का प्रोसेस चलता रहता है और कोई भी डिस्टर्बेंस होने पर वो स्वतः सही भी हो जाता है। लेकिन ऐसा इन इकोनॉमीज़ में रियलाइज़ नहीं हुआ, ऐसा इन इकोनॉमीज़ में देखा नहीं गया कि कोई अदृश्य शक्ति या मार्केट फोर्स कोई राष्ट्र में अर्थव्यवस्था में संतुलन लाने का प्रयास कर रही हो, जिसके कारण कि निवेश में वृद्धि हो या उत्पादन बढ़े और लोगों की आय में वृद्धि हो और लोगों को रोजगार भी मिले। तो ऐसी प्रवृत्तियां देखने को वहाँ पर नहीं मिली। तो इस आधार पर जो क्लासिकल थियरी थी, क्लासिकल थियरी को क्रिटिसाइज़ किया गया और लोग जो है उस जो आर्थिक समस्या आई थी उसका हल क्लासिकल थियरी के अंतर्गत या क्लासिकल थियरी के अनुसार नहीं खोज पाए। तो इस बैकग्राउंड में एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम जे.एम. कीन्स था और जिन्होंने अपनी पुस्तक 1936 में लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अपने इस पुस्तक में उन्होंने अपने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका संबंध राष्ट्रीय आय के निर्धारण से और रोजगार के निर्धारण से था। और इसके अलावा उन्होंने जो क्लासिकल थॉट्स थी उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया और उनको क्रिटिसाइज़ किया कि जो परंपरावादी जो आर्थिक सिद्धांत हैं राष्ट्रीय आय के निर्धारण करने से संबंधित, तो वह सही मान्यताओं पर आधारित नहीं हैं। तो उन्होंने कई बिंदुओं पर प्रतिष्ठित सिद्धांतों की आलोचना की थी। तो इस तरीके से उस दौर में जे.एम. कीन्स का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत ने पूरे आर्थिक जो चिंतन का इतिहास था उस आर्थिक चिंतन के इतिहास को बदल दिया और एक नए तरीके से एक नई दिशा की शुरुआत थी जिसके माध्यम से जो आर्थिक चिंतन था या अर्थव्यवस्था के बारे में जो लोगों की थिंकिंग थी उस थिंकिंग को उसने प्रभावित करना शुरू किया। इसीलिए इस उनके सिद्धांत को या उनके विचारों का जो इम्पैक्ट था उस इम्पैक्ट को किन्सियन रिवॉल्यूशन या किन्सियन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आइए हम उनके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो कीन्स सबसे पहले यह मानकर चलते हैं कि जो आय, रोजगार या उत्पादन होता है वो समरूप होते हैं और वो यहाँ तक कहते हैं कि उत्पादन और आय तो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस तरीके से जो भी मूल्य वृद्धि होती है प्रोडक्शन में वह आय सृजन के बराबर ही होती है और उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में रोजगार का स्तर बढ़ता है। तो इस प्रकार से जो उत्पादन का स्तर है, आय है और जो रोजगार है, इन तीनों में प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो रोजगार में भी वृद्धि होती है। तो जो कीन्स का सिद्धांत था वो कुछ मान्यताओं पर आधारित था और जो वो मान्यताएं थी अब उसके बारे में हम जानते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो मान्यता ली थी, अर्थात यह माना जाता है कि जो कीन्स का सिद्धांत था वह अल्पकाल में ही लागू होता है। इसके अलावा जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत था वह पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित था और कीन्स ने यह भी कल्पना की थी कि जो अर्थव्यवस्था है वह बंद अर्थव्यवस्था होती है और जैसे जैसे
रोजगार, जैसे जैसे श्रम की अधिक इकाइयों को रोजगार दिया जाता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता, सीमांत उत्पादकता कम होती है। और आर्थिक जो विभिन्न आर्थिक तत्व हैं, तो आर्थिक तत्वों में समन्वय के बिना तो आर्थिक तत्वों में जो समन्वय होता है वो बिना किसी विलंब के होता है, अर्थात जो आर्थिक चर होते हैं उनमें जो परिवर्तन होता है वो उस परिवर्तन में कोई टाइम लैग नहीं होता है। अर्थात यदि इनकम में परिवर्तन होने के कारण जो कंजम्पशन में परिवर्तन होता है वो भी उसी समय पर होता है, अर्थात दोनों में कोई टाइम लैग नहीं होता। और इसके अलावा उन्होंने यह भी बात कही कि केवल श्रम ही उत्पादन का घटता बढ़ता साधन है, क्योंकि पहले ही हमने बात की थी कि जो कीन्स का सिद्धांत है वह अल्पकाल की अवधारणा पर आधारित है। तो हम जानते हैं कि अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए केवल श्रम ही ऐसा साधन होता है जिसको कि हम अल्पकाल में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा कीन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार संतुलन एक सामान्य दशा है। तो इस तरीके से जो क्लासिकल थॉट थी जिसके अंतर्गत कहा गया था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है, तो कीन्स ने उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये एक जो है सामान्य स्थिति नहीं है। कई बार व्यवहारिक तौर पर अर्थव्यवस्था में जो संतुलन होता है पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर भी स्थापित हो जाता है, उसको अभी हम आगे बाद में फिर बात करेंगे। तो इस तरीके से कीन्स ने अपनी मान्यताओं के आधार पर रोजगार में संतुलन अर्थात जो है रोजगार निर्धारण के लिए अपना सिद्धांत दिया। तो अपने सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने प्रभावपूर्ण मांग की व्याख्या की। तो अब आइए समझते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है जिसके माध्यम से रोजगार का स्तर निर्धारित होता है। तो हम जानते हैं कि अल्पकाल में कुल उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है, और कीन्स कहते थे कि रोजगार का यह जो स्तर होगा वह प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करेगा। तो इस तरीके से प्रभावपूर्ण मांग क्या हुई, तो प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग के उस स्तर को कहते हैं जिस पर कि वह कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है, अर्थात वह मांग जो प्रभावी हो जाती है उसी को हम प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। अब कीन्स के रोजगार सिद्धांत के निर्धारक तत्व के बारे में बात करते हैं। तो कीन्स से कहते थे कि रोजगार का जो निर्धारक तत्व है उसमें दो प्रकार के तत्व होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है कुल मांग फलन, जिसको कि हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है कुल पूर्ति फलन, जिसको कि हम एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि कुल मांग फलन किसे कहते हैं, अर्थात एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या होता है। तो इसका आशय होता है कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं व सेवाएं उत्पादित हो रही हैं उनके यदि संपूर्ण मांग को हम जोड़ दें तो हमको एग्रीगेट डिमांड प्राप्त हो जाती है। तो यदि हम फॉर्मूले के रूप में देखें तो अगर इकोनॉमी टू सेक्टर इकोनॉमी की यहाँ बात हो रही है तो इसलिए ऐसी दशा में जो एग्रीगेट डिमांड या कुल मांग वह उपभोग व्यय और विनियोग व्यय के बराबर होगा। अर्थात कुल मांग को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला उपभोग व्यय और दूसरा विनियोग व्यय। इसको इन शॉर्ट हम AD=C+I भी लिख सकते हैं। यदि इसे हम अन्य शब्दों में परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि जो कुल मांग होती है, कुल मांग सभी फर्मों की प्राप्तियों की वह राशि है जो अपने उत्पाद को, जो कि निर्दिष्ट श्रमिकों की सहायता से उत्पन्न किया जा रहा है, बेचकर प्राप्त करने की आशा करता है। अर्थात जो फर्में होती हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वह जो है जो भी अपनी वस्तुएं उत्पादित करते हैं श्रमिकों की सहायता से या उनके श्रम का प्रयोग करके, तो उस उत्पाद की बिक्री के फलस्वरूप जिस आय को या जिस रेवेन्यू को प्राप्त करने की वो आशा करते हैं उसी को कुल मांग कहा जाता है। और आइए थोड़ा सा देखते हैं कि C+I किन किन तत्वों पर, अर्थात जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो किन किन तत्वों पर निर्भर करता है। तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वह इनकम लेवल पे और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर निर्भर करता है, अर्थात यह आय के स्तर और उपभोग की प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट है वह इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज की दर और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अर्थात पूंजी की सीमांत दक्षता पर निर्भर करता है। और इन्हीं तत्वों का जो है अर्थव्यवस्था में संतुलन लाने के लिए, रोजगार के निर्धारण के लिए विशेष योगदान होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जो आपको ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे। अब जो दूसरा फलन था जिसके बारे में कीन्स बात करते हैं उसको हम कुल पूर्ति फलन कहते हैं, अर्थात एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन।
तो कुल पूर्ति क्या होती है कि अर्थव्यवस्था में उपभोग व विनियोग के लिए उपलब्ध वस्तुओं व सेवाओं की कुल मात्रा को ही कुल पूर्ति कहते हैं। तो वो इसे अगर सामान्य शब्दों में समझें कि अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन हो रहा है, जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, तो उनकी जो कुल मात्रा है उसी को ही हम कुल पूर्ति कह सकते हैं। या इसे हम अन्य शब्दों में परिभाषित करें तो फर्मों को रोजगार व उत्पादन का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री से न्यूनतम आय अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। तो यह जो न्यूनतम आय है उसी को ही कुल पूर्ति भी कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई उत्पादक किसी वस्तु का जब लेबर्स का प्रयोग करके या श्रम का प्रयोग करके उत्पादन करता है तो वह इस बात की आशा करता है कि उसको कम से कम इतनी न्यूनतम राशि जरूर प्राप्त होनी चाहिए उस उत्पाद को बेचने के बाद, कि जिसके उपरांत जो उसकी जो लेबर कॉस्ट है, जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो कम से कम कवर हो जाए। अर्थात यदि कोई उत्पादक है और वो अपने जिस प्रोडक्ट को बेच रहा है उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद उसके पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो यदि उसके उत्पादन की लागत से कम है तो ऐसी दशा में वह उत्पादन नहीं करेगा। तो वह कोशिश करता है कि उसकी उत्पाद की बिक्री से जो उसको आय प्राप्त हो रही हो वह उसकी लागतों को कवर करने के या लागतों के कम से कम बराबर हो। तो इस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई एक तरीके से लागतों को भी प्रदर्शित करता है। अब आइए देखते हैं कि कीन्सियन सिस्टम के अंतर्गत रोजगार का निर्धारण कैसे होता है। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स अक्ष पे हमने रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या को लिया है और वाई एक्सिस पे हमने प्राप्तियां हैं, जो रिसिप्ट्स हैं, उनको रखा है। और इसमें जो मूल बिंदु से एक लाइन खींची गई है येलो कलर की, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कर्व कहते हैं। और जो रेड कलर की एक लाइन है मूल बिंदु से जो खींची गई है उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहते हैं। तो हम सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में बात करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक बिंदु के बाद, जो कि आर बिंदु है, उस बिंदु के बाद वर्टिकल हो जाता है। इसके बारे में भी हम और आगे बात करेंगे। और तो हम देख सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में जो साम्य जिस बिंदु पर स्थापित हो रहा है, अर्थात ऐसा बिंदु जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं, वह बिंदु ई है। अब इसी बिंदु को हम प्रभावपूर्ण मांग भी कहते हैं, क्योंकि जब हमने प्रभावपूर्ण मांग को एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था कि वह बिंदु जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं उस बिंदु को हम प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। तो यह जो बिंदु है वह प्रभावपूर्ण मांग को प्रदर्शित करता है और इस साम्य से संबंधित जो रोजगार होगा वह ON2 होगा, अर्थात इस बिंदु पर ON2 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। अब किन्स आगे ये कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यह जो साम्य स्थापित हो रहा है वह फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे स्थापित हो। तो उनका कहना था कि जो रोजगार बाजार, लेबर बाजार में जो साम्य स्थापित होगा वह पूर्ण रोजगार के स्तर से कम पर भी स्थापित हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व पर जो आर बिंदु है, तो उस बिंदु पर जो है अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति प्राप्त होगी। लेकिन एग्रीगेट डिमांड क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कर्व को ई बिंदु पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए केवल ON2 व्यक्तियों को ही रोजगार प्राप्त होगा। अर्थात कि अर्थव्यवस्था में काम करने के लिए कुल व्यक्तियों की संख्या ONF है, जो लोग काम करने की या रोजगार प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था केवल ON2 व्यक्तियों को ही रोजगार देने में सक्षम है, इसलिए जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में N2NF के बराबर बेरोजगारी पैदा होगी। अर्थात ये जो बेरोजगार N2NF के बराबर होंगे वो अनैच्छिक बेरोजगार होंगे। तो अनैच्छिक बेरोजगार का आशय यह है कि प्रचलित मजदूरी दर पर लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें तब भी रोजगार अगर प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो है कि वो अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी व्याप्त है। तो ये जो N2NF जो अमाउंट है यह अनैच्छिक बेरोजगारी को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसी ग्राफ में हम दूसरे बिंदु पर देखें तो यदि हम N1 लेवल पे, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम देखते हैं तो इस लेवल पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से अधिक है। तो ऐसी दशा में जो उत्पादक हैं उनके लिए यह प्रॉफिटेबल होगा कि वह उत्पादन में और वृद्धि करें और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दें।
तो इस तरीके से हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड कर और एग्रीगेट सप्लाई